माय लविंग स्टूडेंट, हम क्लास 9th चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज ये जो आपके बुक में दिया गया लास्ट टॉपिक उसको पूरा करेंगे और साथ ही ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जैसे उसमें था महिलाओं का, कि महिलाओं के लिए भी क्या क्रांति हुई, और महिलाओं के लिए जो भी क्रांति हुई उसमें आपकी एक महिला थी, उनके साथ क्या हुआ, इस चीज़ को आपने समझा। अब जो लास्ट टॉपिक कह रहा है वो टॉपिक नेम इज एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। मतलब कि आपको टॉपिक से समझ में आ रहा है एवोल्यूशन, मतलब इसमें हम कहते हैं कि दास प्रथा का उन्मूलन, कि दास प्रथा का अंत हुआ। अब यहाँ पर क्या था, हमें स्लेवरी और सर्वेंट के बारे में समझना है। सर्वेंट देखिए क्या होता है कि सर्वेंट वो होता है कि जैसे आपने अपने यहाँ कोई सर्वेंट, कोई नौकर रखा, तो उसको क्या करते हैं, उसको काम के बदले में उसको सैलरी, उसको पेमेंट करते हैं। लेकिन स्लेवरी में ऐसा नहीं था। वो कैसे था, इस चीज़ को हम जानते हैं। वो क्या है, द कॉलोनीज इन द कैरिबियन। जैसे हमने क्या बताया कि जिस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो कॉलोनीज थे, तो उसी प्रकार से जब फ्रांस में जो कॉलोनीज थी तो इसकी बात है, वो थे आपके मार्टिनिक और गॉडेलुपे एंड द सेंट डोमिंगो, वेयर द इम्पोर्टेंट सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज सच एज द टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। यहाँ पर इन सब चीज़ की खेती होती थी। लेकिन जब खेती तो होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या था कि लेबर्स की कमी थी, काम करने वाले मजदूर नहीं थे। अब जब मजदूर नहीं थे, अब देखिए यहाँ पर ये दे रहा है, ये तो यूरोप है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर यूरोप है, ये क्या है, यूरोप, और यहाँ पर क्या है आपका कैरेबियन कॉलोनीज। ये क्या है, कैरेबियन कॉलोनीज, ठीक है। कितना अंतर है, तो इसी को देखते हुए क्या कह रहा था कि बट द यूरोपियन डोंट वेंट गो टू द वेंट टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंट द अनफैमिलियर लैंड। अब वहाँ पर क्या था कि ये लोग जो थे, ये जो यूरोप थे, यहाँ पर ये काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि ये दूरी थी। वो कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर काम नहीं करने जाना है। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, विच मीन्स शॉर्टेज ऑफ द लेबर और ऑन प्लांटेशन। अब जब यहाँ पर कोई काम करने आया तो जो प्लांटेशन था, जो वहाँ पर जो व्यापार था, उद्योग वगैरह का, वो उस वजह से वहाँ पर कमी आ रही थी। अब इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ट्रायंगुलर सॉल्व ट्रेड बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब देखिए इसको समझना है, इसको कैसे समझना है, ट्रायंगुलर सीरीज, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये तो आपका यूरोप है और ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है और ये अमेरिका है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यापार चलता था। क्या होता था, यूरोप से ये लोग क्या करते, ये व्यापार करते थे, यूरोप वाले अफ्रीका से व्यापार करते थे, तो यहाँ से ये लेबर यहाँ पहुँचाते थे अमेरिका। तो ये ट्रायंगुलर व्यापार था, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात है कि फ्रेंच मर्चेंट सेक द अफ्रीकन आइसलैंड बॉर्डॉक्स लैंड वेयर दे ब्रॉट द स्लेव फ्रॉम द लोकल चिफटेंस। ये क्या करते थे, जो लोकल चिफटेंस का मतलब होता है कि वहाँ पर उनसे वो लोग खरीदते थे, किसको, लेबरों को, कि आप हमें लेबर दो, और जबरदस्त वो उनको लेबरों को बेचता भी था। और बेचने के साथ साथ क्या होता था, द स्लेव्स वेयर द पैक्ड टाइटली इनटू द शिप्स। उनको क्या होता था, जो शिप्स होते थे, जहाज़ों में 3 शिप्स फॉर 3 मंथ वैक्स द अक्रॉस द एटलांटिक टू द कैरिबियन। 3 महीने तक उनको जहाज़ में टोटली पैक रखा जाता था, और उसके बाद वहाँ पर अटलांटिक टू कैरिबियन, मतलब वहाँ पर उनको काम करने के लिए उतार दिया जाता था। ये स्थिति थी। 18वीं शताब्दी में दिया है, इन 18th सेंचुरी देयर वाज द लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ द स्लेवरी इन फ्रांस। मतलब 18वीं शताब्दी में फ्रांस में इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म था कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि द नेशनल असेंबली, अब लुई 16 तो जा चुका था, तो यहाँ पर क्या बन गई आपकी नेशनल असेंबली हेड ए लॉन्ग डिबेट अबाउट द वॉट एवर द राइट ऑफ द मैन शुड बी द एक्सटेंडेड टू फ्रांस कॉलोनीज। मतलब नेशनल असेंबली में इस चीज़ को लेकर कई बार विवाद भी होता था, डिबेट हुआ, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते थे, देखिए दिया गया, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फेयरिंग द अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज द इनकम डिपेंड अपॉन स्लेव ट्रेड। लेकिन
ये जो आपके यूरोप वाले थे, ये जो यूरोप वाले थे, ये जो व्यापार करते थे, ये इनसे डरते थे। ये क्या होते थे? इनसे डरते थे, इसलिए इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाते थे। साथ ही साथ इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन जैकोबिन रिगेम एबोलिश स्लेव ट्रेड इन 1794। मतलब कि 1794 में जाकर ये जो था, ये जो स्लेव ट्रेड था, ये जाकर एबोलिश हुआ। और किसके द्वारा? जैकोबिन। क्योंकि जैकोबिन क्लब का आपने देखा जो उन्होंने कन्वेंशन बनाया था, उसके थ्रू उन्होंने 1794 में जाकर इसको ख़त्म किया। लेकिन ये भी जो चीज़ था, ये ज़्यादा समय नहीं चला। दिया गया हाउ एवर टर्न आउट टू बी द शॉर्ट टर्म मेजर टू द 10 ईयर्स। मतलब कि ठीक 10 साल के बाद, मतलब यहाँ पर क्या दिया गया? 1794 मतलब 1804 लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने फिर से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया 1804 में, ठीक उसके 10 साल बाद। अब दिया गया स्लेवरी वाज फाइनली ऑफिस द फ्रांस कॉलोनीज इन 1848। लेकिन जो फाइनली पूरी तरीके से ये जो खत्म हुई, जो दास प्रथा जो पूरी तरीके से खत्म हुई, जाकर आपकी खत्म हुई कहाँ पर? 1848 मतलब 1848 में। बात समझ में आ गई? अब इसमें बुक में आपके दो शब्द दिए गए। एक तो दिया गया निग्रो, जो कि आपके इंडिजीनियस पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, मतलब कि जो साउथ मतलब अफ्रीका में जो आपके जो सहारा रेगिस्तान के साउथ में, सहारा रेगिस्तान में साउथ की तरफ रहने वाले जो आपके लोकल लोग होते हैं, उनको हम निग्रोस कहते हैं। एक क्या है? इमेंसिपेशन का मतलब था द एक्ट ऑफ फेयरिंग। तो ये जो टॉपिक था आपका एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दिस इज आपका सेकंड लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो आपका एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। टॉपिक है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मीन्स क्रांति और रोजाना की जिंदगी। अब देखिए इसमें ये चीज बोला गया कि हम ये इस प्रकार से समझें, क्या राजनीति लोगों का पहनावा और उनकी बोलचाल या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है, उनकी किताबों को बदल सकती है? नहीं। अब यहाँ पर ये चीज बोला है कि बिफोर 1789 और मोनार्की रूल पीपल कांट एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली। मतलब कि जिस समय आपका लुई 16 का शासन था और जिस समय फ्रांस आपका स्वतंत्र नहीं हुआ, तो उस समय लोग किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं थे। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ। चेंजेस क्या हुआ? सेंसरशिप बाद देयर पीपल कांट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और किंग। उस समय ये भी था कि हम सरकार के खिलाफ या राजा के खिलाफ, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर फ्रांस में धीरे धीरे कुछ अब चेंजेस हो गए कि फॉलोइंग वेयर द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द एवरीडे लाइफ। पहली चीज, सेंसरशिप वाज एबोलिश्ड। सेंसरशिप जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। फिर एंड देयर राइटिंग मटेरियल फ्लडेड द मार्केट। उस समय ये था कि आप किसी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं खरीद सकते थे, कोई लिखने का मटेरियल नहीं खरीद सकते थे। तो जब ये चीज़ जब खत्म हुआ तो मार्केट में इन सब चीज़ों की एक किस्म से बाढ़ सी आ गई। लोग अपने विचार, अपने व्यूज़ को लिखने के लिए स्वतंत्र हो गए। साथ ही साथ एवरी सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर वाज डिस्कस्ड इन द सोसाइटी। जो भी कोई आपका पॉलिटिकल मैटर होता था या फिर सोशल मैटर होता था, उसको हम आपस में डिस्कशन कर सकते थे। फिर प्ले सॉन्ग्स, मतलब खेल सकते थे, प्ले सॉन्ग गाना गा सकते थे। फेस्टिव प्रोसेसन वेयर द अट्रैक्टिव लार्ज नंबर पीपल नाउ। अब लोग एक साथ खेल सकते थे, एक साथ गाना गा सकते थे, साथ ही साथ जो भी फेस्टिव प्रोसेस उसको हम एक साथ मना सकते थे। पीपल वेयर आइडेंटिफाई द आइडिया ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारी चीज़ें जो था वो फ्रांस में आ चुकी। आगे बढ़ सुन में, क्योंकि जो आपका जिस समय तक लुई 16 था उसने हर चीज़ पर लोगों को बाध्य किया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था आपका द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये कंप्लीट हो रहा है। अब आपके बुक में एक दिया है कंक्लूजन करके, जिसका मतलब होता है सारांश। अब वो आपका ज़्यादातर आपने इस चैप्टर में नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम कई बार सुना, कई बार लुई 16 के बारे में आपने अच्छे जाने। लेकिन अब हम इस टॉपिक, इस चैप्टर में
ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में इतना डीपली नहीं दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया 1804 में। तो अब ये जो आपका, जो मैं अब अगला टॉपिक आपका ले रहा हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट का जितना भी आपका है, वी कंसिडर बायोग्राफी ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, हम लोग उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने कई बार एक व्यक्ति का नाम सुना, एक सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसमें जो बुक में आपका दिया है, लास्ट पॉइंट जो दिया है, लास्ट टॉपिक दिया है, कंक्लूजन, सारांश, तो सारांश में इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं बताया गया। उसमें सारी एक छोटी सी बात बताई कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया। अब जो यहाँ पर जो मैं आपको बताया वो नेपोलियन बोनापार्ट, कहते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास, कि वो क्या था, उसका जन्म कहाँ हुआ, किस डेट में हुआ, शादी किससे हुई, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769, 1769, 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस के एजैक्सियो में हुआ। और ये शहर आपका जो है वो आपका कॉर्सिका एक द्वीप है, कॉर्सिका एक द्वीप है, ये वहाँ पर है। और नेपोलियन जो थे, नेपोलियन 4 भाई और 3 बहनें, नेपोलियन 4 भाई और 3 बहनें थी। और इनका जो जन्म हुआ एक अमीर परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम है, फादर नेम कार्लो बोनापार्ट, और ये पेशे से आपके एक लॉयर थे। और अगर जब इनका जन्म एक अच्छे परिवार में, तो इनकी जो शिक्षा थी या इनका जो बचपन था वो भी अच्छा इनका बीता। सैनिक अफसर बनने के लिए इन्होंने क्या करा, फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया, फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। और इसके बाद सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद इन्होंने 1784 में तोपखाने से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। साथ ही साथ इनके अंदर इतना टैलेंट था, इनके टैलेंट को देखते हुए फ्रांस का आपका गवर्नमेंट तोपखाना जो था वहाँ पर उसे सब लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई। और उसको एक सैलरी के रूप में, एक वेतन के रूप में उसको जो मिलता था 2.5 शिलिंग पर डे, 2.5 शिलिंग पर डे उसको वेतन मिलता था। और जिससे वो क्या करता था, अपने 7 बहन भाइयों का पालन पोषण करता था। अब उसके टैलेंट और उसके कहते हैं उसके तेज को देखते हुए जो फ्रांस के कई आपके जो थे प्रभावशाली जो नेता थे, उनको उसके बारे में पता चला। जब पता चला तो उसको क्या करा, उसको नेपोलियन बोनापार्ट को सेना का सेनापति बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सेनापति। इसी बीच 9 मार्च 1796 को इसकी मैरिज हुई जोसेफाइन। इसकी जो पत्नी का नाम था वो था जोसेफाइन। लेकिन जोसेफाइन, नेपोलियन बोनापार्ट ने 2 शादियाँ की। जो जोसेफाइन थी इसकी पहली पत्नी थी, लेकिन पहली पत्नी से इसको कोई संतान नहीं हुई। तो इसने ऑस्ट्रिया के सम्राट मैरी लुइस से सेकंड मैरिज, दूसरा विवाह किया।
और जिससे उसे संतान हुई और वह पिता बन सका। इसके बाद आपका, अब देखिए यहाँ तक तो इसकी बात हुई कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी मैरिज कहाँ से हुई, उसने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, बाद में उसको सब लेफ्टिनेंट बना दिया गया, देन आफ्टर उसको सेनापति बनाया गया। बनाने के बाद अब यहाँ से जो अब जो आ रहा वो है इसके जो युद्ध, इसके जो वार इसने किस किस से किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी युद्ध कौशल से ही फ्रांस को विदेशी जो भी दुश्मन थे उनसे इसने निजात मुक्ति दिलाई। और इसके अंदर जो कहते हैं ना, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कहते हैं जोश था, बहुत ही अंदर इसके अंदर ताकत थी। इसलिए इसको देखते हुए 27 साल की उम्र में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सर्डिनिया पर विजय प्राप्त करने हेतु गया। और उसने ऐसा किया भी, उसने इतना ज़्यादा अपना जोश दिखाया, इतना ज़्यादा कहते हैं ना युद्ध लड़ा कि मजबूरन जो वहाँ की जो सेना थी सर्बिनिया की, उनको उसके सामने नेपोलियन बोनापार्ट के सामने अपने हथियारों को यानी कि आत्मसमर्पण करना पड़ा। साथ ही साथ नेपोलियन का जो अगला टारगेट था वो था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का जो सम्राट था उसका नाम था केन्फो फोर्म्यू को संधि की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने हेतु बाध्य करना था। मतलब इसमें इसने कहा कि तुम्हें ये संधि करनी है, उसने उसको बाध्य कर दिया था। और नेपोलियन ने टोलेंटिड की संधि पर पोप के हस्ताक्षर करवाकर फ्रांस के अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दी। देखिए अब यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ये भी था कि जिस समय ये जो पोप उसको जब मुकुट पहना रहे थे तो उसने वो पोप से उस मुकुट को अपने हाथ से ले, पोप होते हैं जैसे हम कहते हैं, जैसे होते हैं ना मौलवी जो धर्म गुरु होते हैं या फिर पंडित, तो उसी प्रकार के पोप थे जो उनके धर्म गुरु, उन्हें उसके हाथ से मुकुट को ले लिया और अपने सिर पर रख लिया कि आप होते कौन है, और उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर कब्जा करने हेतु आगे भेजा, लेकिन इंग्लिश चैनल उसके मार्ग में, उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी इंग्लिश चैनल, जिसकी वजह से नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा, हार को देखना पड़ा, क्योंकि वो इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पाया। नेपोलियन ने मिस्र को भी जीतकर ये निश्चय कर लिया। अब देखिए 1798 में 35,000 स्किल्ड सैनिकों के साथ कूच किया, कहां पर, मिस्र की तरफ। उसने उसके रास्ते में जो पड़ा, रास्ते में क्या पड़ा, माल्टा पड़ा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील नदी, जितने भी ये सब जो क्षेत्र पड़ते गए उन पर पूरी तरीके से कब्जा करता चला गया। अब देखिए अब उसका जो टारगेट है वो क्या है, भारत। जिस समय वो भारत की तरफ बढ़ रहा था, अब वह भारत की तरफ जब बढ़ा, लेकिन ब्रिटिश नौसेना जो थी वो भारत, तो ब्रिटिश जो आपका कहते हैं आर्मी थी, नौसेना थी, नेवी, उसकी वजह से नेपोलियन को परास्त होना पड़ा, वो वहां पर हार गया। तो यहां पर ये युद्ध की बात हुई। अब जो दूसरी बात आ रही वो ये हुआ कि अपने से खुद ही वो राष्ट्र का कहते हैं राष्ट्र का प्रमुख बन बैठा। उसने नहीं बोला, वो बोला कि नहीं, उसने किसी को इलेक्शन पर नहीं, वो बोला कि नहीं मैं अपने से बन जाऊँ, वो अपने से खुद ही बन बैठा। वो कैसे बना कि बाद में जब वो फ्रांस की भूमि पर जब वो वापस आया तो उसने कई प्रकार के आपस में कंसल्टेशन किए
और कंसिडर करते हुए उसने जो कहते हैं ना फ्रांस, जो आपका फ्रेंच पीपल थे, फ्रांसीसी जो जनता थी, उनको देखते हुए 15 दिसंबर 1799 को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। अब अपने से वो सम्राट बन गया। साथ ही साथ 25 दिसंबर 1799 को उसने देश का नया जो वहाँ का था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का, वो उसने बनाया। आपने बुक में पढ़ा होगा, मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था 1799 में के बाद उसने जो उसका टाइम था 1799 1804, ये क्लास 10th में मैंने अभी पढ़ा है, वो आप लोग भी आगे पढ़ेंगे। वो 1804 में नेपोलियनिक कोड, देन आफ्टर बैटल ऑफ वाटरलू 1815। तो उसने क्या करा, 1799 में अपना एक नया संविधान है, और साथ ही 1804 को सीनेट ने अपने प्रस्ताव में नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। बोले नहीं, अब तो हमारा जो भी सम्राट है वो हमारा कौन है, नेपोलियन। अब ये जैसे यहाँ का जब आपका शासक बना, तो शासक बनते ही इसने देश की जितनी अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने संबंधित, शिक्षा संबंधित, या फिर सैन्य और आपके लॉ संबंधित, और दूसरी चीज़ जो वहाँ पे जो नाप तोल की जो प्रक्रिया थी, फ्रांस में नाप तोल की भी बहुत ज़्यादा था उसमें, कि 1 किलो में कहीं पर 54 ग्राम होता था, कहीं पर 55 होता था। तो उसने इन सब चीज़ों को इक्वल किया कि नहीं, 1 किलो में इतना ही होगा। जो आपका 1 मीटर था ना, जैसे मीटर वाला था, तो उसने जो आपका जो टेक्सटाइल मेजरमेंट था उसको भी उसने ठीक किया। जैसे आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उस प्रकार से कहीं पे 5 सेंटीमीटर होता था, कहीं पे 56 होता, 65 होता था। तो उसने बोला कि नहीं, समान एक बराबर होना चाहिए। उसने इस चीज़ को भी चेंज किया, कहाँ पर, फ्रांस में। साथ ही साथ अब ये माना जाता है कि 1814 तक नेपोलियन जब तक अपने पद पर रहा, तब तक उसने बहुत से ज़्यादा वहाँ पर सुधार किए, और सुधार करने के साथ, लेकिन जब आपका जो आपका था, लेकिन जो लिपिजिंग का जब युद्ध हुआ, तो उसने क्या करा, जो उसका जो पद था उस अपने पद से त्याग कर देश निकाला, मतलब उसको देश से निकाल दिया गया। और जब देश से निकाला तो एल्वा द्वीप में रहना पड़ा। एक द्वीप का नाम था, वो था एल्वा द्वीप पर रहने पड़ा। और वहाँ से भागकर आने पर वो देखिए, यहाँ पर उसको कैद किया गया एल्वा द्वीप पर, वो वहाँ से भाग आया। और जब वहाँ से भागकर आया तो दोबारा से फ्रांस के लोगों ने उसे फिर से सम्राट स्वीकार किया। बात समझ में आई? अब देखिए, अब बात आ रही है इसकी मृत्यु की। इसकी मृत्यु कैसे हुई, कि ये आपका युद्ध में मारा गया या अपनी मौत मरा। तो अब हम इस पे देखते हैं। 1815 में जितने भी आपके जो मित्र राष्ट्र थे, तो मिली जुली जो सेना थी, जैसे मैंने उसमें जो थे वाटरलू, जो आपका बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, तो उसमें 4 देश थे। चारों देश ने मिलकर उसको युद्ध में हराया। और जब युद्ध में हराया तो यहाँ पर था आपका इंग्लैंड के सामने इसने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, अगर ये इसका कहना ये था कि अगर मैं इंग्लिश चैनल पार कर गया तो दुनिया के नक्शे से इंग्लैंड का नामो निशान मिटा दूंगा। तो इसने मजबूरन, अब देखिए, इंग्लैंड को उसने टारगेट बनाया था, तो इंग्लैंड के सामने इसने अपने को सरेंडर किया। जब इसने सरेंडर किया तो वहाँ पर क्या करा कि वहाँ पर इसको जो डाला गया, वो कहाँ पर डाला गया, सेंट हेलेना द्वीप में इसको भेज दिया गया। और 6 साल तक इसको टॉर्चर, बहुत ही बुरी तरीके से इसको टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करने के बाद इसने उफ नहीं करी, वहाँ पर ये अपनी लाइफ, अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। और करने के बाद नेपोलियन ने अपनी मौत से पहले, अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत लिखी थी कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए।
उसने वसीयत में लिखा कि अगर मुझे दफन करना तो मुझे सोन नदी के पास करना, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। उसकी ये एक अंतिम इच्छा थी। इस चीज़ को देखते हुए, लेकिन सन 2001, अब देखिए, सॉरी अभी बता रहे हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई। अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की जो मौत हुई, इसको भी लेकर एक कहते हैं इतिहासकारों में एक आपका कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है। कोई कहता है कि अधिकांश मानते हैं कि इसकी जो मौत थी पेट के कैंसर की वजह से हुई थी, और कुछ मानते हैं कि वाटरलू की जो लड़ाई थी उसमें हार जाने के कारण नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित, जहाँ पर 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। तो ये कोई युद्ध में नहीं हारा, ये मतभेद है। तो इसका जो लोग कह रहे हैं कि इसको इसके पेट में कैंसर था, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन सन 2001 फ्रांसीसी विशेषज्ञ जो आपके एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये बताया कि नेपोलियन का बाल था, हेयर, उन्होंने जब उसका परीक्षण, उसका जब टेस्ट किया तो उसमें ये बताया कि आर्सेनिक नाम का जहर था, और ये माना जाता है कि संभवतः सेंट हेलेना के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया था उसी ने उसे मार दिया था। तो ये था आपका नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास। आपको मालूम कितना वीर योद्धा था, और 52 साल की उम्र, ज़्यादा उम्र भी नहीं, 52 साल, 27 साल की उम्र में वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो इस प्रकार से आज की डेट में आपका हिस्ट्री का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया, और आप नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को बार बार आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं, तो समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपका एक नए चैप्टर के साथ हिस्ट्री का ही उसको लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर नेम इज द राइज ऑफ हिटलर। थैंक यू।